जगजीत सिंह जी की गज़ल को सुनते हुए आज एक बार फिर हिमांशु अपनी स्टडी टेबल के सहारे लगी हुई चेयर पर बैठकर अपनी किसी किताब के पन्ने पलट रहा था। लेकिन आज उसके घर की खिड़की बंद थी और उसका ध्यान आज बस अपनी किताब के पन्नों तक ही सीमित था। तभी उसकी बहन गर्मा का फ़ोन आ गया। भाई, तू कब से यहाँ नहीं आया? कल तेरे जीजा जी भी तुझे याद कर रहे थे। किसी दिन आ जाना भाई, फिर तेरी पसंद के गट्टे की सब्जी और दाल की कचौड़ियाँ बनाती हूँ। बोल, कब आ रहा है? दीदी, अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दरअसल ऑफिस में आजकल थोड़ा पेंडिंग वर्क भी पड़ा है मेरा, और फिर सीए के एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं। देखता हूँ, कोशिश करूँगा, पर पक्का कुछ नहीं कह सकता। चल रहने दे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तेरे बहाने, गर्मा ने उदासी भरे स्वर में कहा। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, और फिर मैंने कहा ना कि मैं कोशिश करूँगा। रहने दे, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे और तेरी कोशिशों को। जब हॉस्टल में थी तो माँ बाप और तू सबसे दूर थी। फिर जब पढ़ाई पूरी हुई तो ब्याह गई, और उसके बाद मायका नसीब होने से पहले ही माँ चली गई। पापा को तो खुद से ही फुर्सत नहीं, और बचा तू तो तेरे पास भी कहाँ समय है अपनी इस बेवकूफ़ बहन के लिए। इस बार बोलते हुए गर्मा का गला रुंध गया, जिसका एहसास होने पर हिमांशु तुरंत ही बोल पड़ा। नहीं मेरी प्यारी दीदी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो है सब आपका ही तो है मेरी प्यारी दीदी, और फिर आपके सिवा मेरा और है भी कौन। भाई बहन दोनों ही अब एक दूसरे के एहसासों को जी रहे थे। अच्छा चल, अब ज़्यादा सेंटी मत हो। जब तेरे पास टाइम हो आ जाना, लेकिन आना ज़रूर। बाय, लव यू एंड टेक केयर। बाय दीदी, लव यू एंड टेक केयर टू। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। वो ही सुबह ऑफिस जाना और शाम को वापस आकर थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद सो जाना। इस बीच हिमांशु रोहित के घर पर एक बार भी नहीं गया। हाँ, बीच में एक बार रोहित खुद ही उसके घर ज़रूर आया था। अगले दिन ऑफिस में गांधी जयंती की छुट्टी थी, तो हिमांशु ने गर्मा के घर जाने के लिए सोचा, और उसने रोहित को भी साथ चलने के लिए कहा। लेकिन रोहित को अपने मामा जी की बड़ी लड़की की शादी के सिलसिले में लड़का देखने के लिए लखनऊ जाना था। इसलिए उसने हिमांशु के साथ गर्मा के घर जाने के संदर्भ में अपनी असमर्थता जता दी। वैसे तो शायद हिमांशु अपना प्रोग्राम कैंसिल भी कर देता, लेकिन उस दिन फ़ोन पर गर्मा के इमोशनल होने के बाद उसने तय कर लिया था कि अब अगली जो भी छुट्टी होगी उसमें अपनी बहन गर्मा से मिलने उसके ससुराल ज़रूर ही जाएगा। हिमांशु तैयार होकर बस घर से निकलने ही वाला था कि तभी उसे बाहर से बादलों के गरजने की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर उसने जब खिड़की खोल कर देखा तो बाहर बारिश का मौसम बनता हुआ उसे दिखाई दिया। अब उसने गर्मा के घर बाइक से न जाकर कैब से जाने का निर्णय लिया, और वो अपने फ़ोन में कैब बुक करने लगा। मगर शायद ख़राब मौसम के चलते उसके फ़ोन में नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा था। तब उसने नेटवर्क के लिए अपने फ्लैट की खिड़की खोली, और वो खिड़की के सहारे अपना फ़ोन लगाकर खड़ा हो गया। कैब बुक करने ही लगा था कि तभी बरबस ही उसकी नज़र ना चाहते हुए भी उसके सामने वाले फ्लैट की खिड़की पर चली गई। हालांकि आज उस खिड़की का पर्दा गिरा हुआ था, पर हवा के तेज़ झोंके से वो पर्दा बार बार उड़ने लगता था, और पर्दे के उड़ते ही वो हरा भरा सा पौधा, जिसे हिमांशु पहले अक्सर देखा करता था, दिखने लगता था। लेकिन आज वो पौधा पहले की तरह हरा भरा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि पूरी तरह से सूख चुका था, मानो कोई जर्जर शरीर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो। उस पौधे का ऐसा हाल देखकर हिमांशु को बहुत दुख हुआ। पता नहीं हिमांशु ने पहली नज़र में ही उस पौधे से कैसा अनजाना सा बंधन जोड़ लिया था। हिमांशु उस पौधे के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से बारिश होने लगी, और बारिश की तेज़ बौछारें उसके कमरे तक अंदर आने लगीं, जिस पर हिमांशु ने फुर्ती से अपना हाथ खिड़की बंद करने के लिए बढ़ाया। लेकिन सामने वाले फ्लैट की खिड़की पर नज़र पड़ते ही उसके हाथ अचानक ही रुक गए, और वो एकटक वहाँ देखता ही रह गया। फ्लैट में वो ही शादीशुदा लड़की खड़ी हुई थी, और उसके बिल्कुल सामने उसका पति खड़ा हुआ था, जो हाथ हिला हिलाकर उस लड़की से कुछ कह रहा था। और फिर अचानक ही वो शख्स उस लड़की के गालों पर लगातार 4-5 थप्पड़ मारने लगा, और फिर उसने उस लड़की को जोर से एक ओर धकेल दिया। अब हिमांशु का धैर्य बर्दाश्त की सीमा को पार कर चुका था। वो तेज़ी से अपने घर से निकलकर फटाफट नीचे पहुंच गया, और गुस्से से कांपता हुआ हिमांशु अब उस लड़की के फ्लैट के सामने खड़ा था। उसने उस लड़की के फ्लैट की डोरबेल बजाना शुरू किया। वो उस डोरबेल को लगातार प्रेस करता जा रहा था,
लेकिन वहाँ किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला और उस फ्लैट के अंदर से बहुत ही तेज़ म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। हिमांशु काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा, लेकिन जब उसे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो हारकर सीढ़ियों के रास्ते उतरकर नीचे आ गया। बारिश अब बहुत तेज़ हो चुकी थी और ये बेमौसम की बारिश आज बादलों के साथ साथ हिमांशु की आंखों से भी बरस रही थी। हिमांशु ने जो कैब बुक की थी वो भी अपने आप ही कैंसिल हो चुकी थी। शायद भगवान ने आज हिमांशु की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हिमांशु पार्क में पड़ी हुई बेंच पर जाकर बैठ गया। कुछ ही पलों में बारिश ने उसे तरबतर कर दिया। ना जाने कितने घंटों तक वो वहाँ बेंच पर बैठा रहा। फिर धीरे धीरे रात के सन्नाटे के गहराने के एहसास ने जैसे उसे झंझोड़ दिया और फिर उसके कदम अपने फ्लैट की ओर बढ़ गए, जहाँ उसकी ज़िंदगी का एक अलग ही मोड़ न जाने कब से उसका इंतज़ार कर रहा था। हिमांशु जैसे ही अपने फ्लैट के सामने पहुँचा, वहाँ उसे अपने दरवाजे से लगकर बैठी हुई वो ही लड़की मिली जिसे देखकर वो बेहद चौंक गया और फिर वो उससे बिना कुछ बोले अपने फ्लैट का लॉक खोलने लगा। हिमांशु ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो लड़की बिना कुछ बोले चुपचाप उसके फ्लैट के अंदर दाखिल हो गई। इस पर हिमांशु ने भी ये सोचकर कि कहीं कोई पड़ोसी ना सुन ले और इस निर्दोष लड़की की कहीं उसकी वजह से बदनामी ना हो जाए, यह सोचकर खुद भी चुपचाप ही अंदर जाना मुनासिब समझा। जब तक दरवाज़ा बंद करके वो अंदर आया, वो लड़की उसके कमरे के फर्श पर बैठ चुकी थी। अरे, आप नीचे क्यों बैठी हैं? प्लीज़ आप इधर इस कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं। हिमांशु ने कुर्सी खींचकर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। वो लड़की चुपचाप फर्श से उठकर कुर्सी पर बैठ गई। आप सोच रहे होंगे कि मैं भी कितनी अजीब लड़की हूँ ना, जो इतनी रात में इस तरह से आपके फ्लैट में। इतना कहते कहते वो रो पड़ी। नहीं, देखिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ और प्लीज़ आप रोएं नहीं, प्लीज़। इतना कहकर हिमांशु दौड़कर किचन से एक गिलास पानी ले आया, जिसे कि वो लड़की एक ही सांस में पूरा पी गई। देखिए, मैं आपको पहचानता हूँ और आप मेरे सामने वाले ही फ्लैट में रहती हैं। बाकी आप मुझसे क्या मदद चाहती हैं, प्लीज़ खुलकर बताएं। हिमांशु की इस बात पर वो लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और हिमांशु उस लड़की को बड़ी ही हैरानी से हंसते हुए देखता रहा। क्या हुआ? अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ ना, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इतना बिलक बिलक कर रो रही थी और अब यूँ बत्तीसी फाड़ कर हंस रही हूँ। उस लड़की ने हिमांशु की तरफ मुखातिब होते हुए कहा। तो जी नहीं मिस्टर, बिल्कुल भी नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन आपके द्वारा मुझे पागल समझे जाने पर मुझे ज़रूर हंसी आ रही है। मैं कुछ समझा नहीं कि आप ये क्या बात कर रही हैं। मैंने आपको कब पागल कहा या समझा? जी बताती हूँ। एक बार फिर से वो मुस्कुराई। आप क्या समझते हैं कि मैं कुछ नहीं जानती? सब कुछ बस आपको ही पता है। बस आपको ही पता है कि आज मेरे पति ने मुझे कितना मारा, या सिर्फ आपको ही पता है कि वो मुझे हर वक्त टॉर्चर करता है? हाँ बोलिए ना हिमांशु जी। जी हाँ, प्लीज़ आप इस बात पर मत चौंकिए कि मुझे आपका नाम भी मालूम है। अरे मुझे तो ये भी मालूम है कि आप मेरी उस सामने वाली खिड़की के खुलने का कभी घंटों इंतज़ार किया करते थे। उस लड़की ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। और हिमांशु जी, मुझे ये भी मालूम है कि आप ना जाने कितनी बार मुझे देखने भर की चाह में मेरे फ्लैट की 10 मंजिला सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम? हिमांशु जी, आपने कितनी आसानी से कह दिया कि मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ और आप मुझे पहचानते हैं। बस इतना ही? कुछ देर चुप रहने के बाद उस लड़की ने एक गहरी सांस खींचकर एक बार पुनः बोलना शुरू किया। हिमांशु जी, उस दिन सीढ़ियों पर जब आप मुझे देख रहे थे, तभी मैंने आपको वहाँ मुझे देखते हुए देखा था, क्योंकि उस तरह से किसी ने कभी मुझे नहीं देखा था। मुझे घूरने वाले तो बहुत मिले, मगर मुझे निहारने वाला तो कभी कोई नहीं मिला। बस आपकी यही बात जो आपको इस दुनिया की भीड़ से अलग खड़ा कर देती है, जो मुझे आपके बीमार होने पर आपके लिए व्रत रखने, दुआ करने और आपकी सच्चे दिल से इज्जत करने के लिए विवश कर देती है। वो लड़की बोलती ही जा रही थी और हिमांशु मंत्रमुग्ध सा बस उसे सुनता ही जा रहा था। अब मैं आपको वो बताऊंगी जो कि आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं। लड़की की आवाज़ में अब गंभीरता घुल चुकी थी। मेरा नाम खुशी है। इतना कहते हुए वो एक बार फिर व्यंग्यात्मक अंदाज में हंस पड़ी और इसके बाद उसने एक बार फिर से एक गहरी सांस भरकर दोबारा बोलना आरंभ किया। ये जो मुझे मारता पीटता है ना, वो मेरा पति है।
जो कि शायद मैं एक बार पहले भी आपको बता चुकी हूँ, याद है ना? हिमांशु ने जवाब में अपना सिर हिला दिया। हिमांशु जी, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। करता है ना, बहुत प्यार करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्यार वो अपने आप से करता है, अपनी मर्दानगी से करता है। मर्दानगी? एक बार फिर वो ज़ोर से हंस पड़ी। दरअसल ये सारी प्रॉब्लम ना इस मर्दानगी की ही है। लड़की ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर आंसुओं की बारिश के साथ ही वो अपनी आंखें खोल सकी। हालांकि उसने अपने आंसुओं को पीने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में सफल ना हो सकी। 1 मिनट, आपने आज डिनर किया है? क्योंकि मैंने भी नहीं किया और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। यह कहकर हिमांशु किचन में जाकर मैगी बनाने लगा, जबकि उसे तो अभी भूख का दूर दूर तक कोई एहसास भी नहीं था। लेकिन उसके दिल में जैसे ही उस लड़की की हालत देखकर उसके भूखे होने का ख्याल आया, तो वो खुद को वहाँ से उठने से रोक ना सका। बारिश अभी भी जारी थी और बिजली के कड़कने के साथ ही साथ बादलों के गरजने का शोर भी वातावरण को बहुत ही भयानक बना रहा था। तभी फ्लैट में अचानक अंधेरा हो गया। शायद पावर सप्लाई बंद हो गई थी। वैसे अमूमन फ्लैट में ऐसा कभी होता तो नहीं था, लेकिन आज न जाने क्यों पावर कट हो गया था। हिमांशु ने तुरंत ही अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके टेबल पर रख दी और फिर नीचे सोसाइटी में कॉल करने लगा, लेकिन सोसाइटी का फ़ोन एंगेज जा रहा था कि शायद सभी इस वक्त परेशान होकर फ़ोन मिला रहे थे, ये जानने के लिए कि आखिर ऐसे बेवक्त बिजली क्यों चली गई और जनरेटर भी ऑन क्यों नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। और वैसे भी ज़िंदगी में इतने अंधेरे देखे हैं कि अब मुझे इन अंधेरों से ज़रा भी डर नहीं लगता। खुशी ने अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाते हुए कहा। हिमांशु अब खुशी के ठीक सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ चुका था। सचमुच बहुत घना था और इस अंधेरे में बीच बीच में जब बिजली कड़कती थी तो खिड़की के शीशे पर पड़ती हुई रोशनी से खुशी का चेहरा रोशन हो उठता था, जिसे हिमांशु बहुत ही स्नेह के साथ अपलक निहारने लगता था। क्योंकि कमरे में पर्याप्त अंधेरा होने के कारण उसमें उस वक्त किसी भी तरह के संकोच का कोई भाव नहीं आता था। इसी बीच हिमांशु की नज़र खुशी के माथे पर चमकते हुए पसीने पर पड़ी और वो अपनी जगह से उठकर हाथ वाला पंखा ढूंढने लगा। वो पंखा ढूंढ ही रहा था कि तभी लाइट आ गई। थैंक्स टू गॉड, चलिए अब आपकी उलझन तो कुछ कम हुई, खुशी ने हिमांशु की आंखों में झांकते हुए कहा, जैसे कि उसे अंदाज़ा लग गया था कि हिमांशु उसके माथे के पसीने को देखकर कुछ असहज हो गया था। अब खुशी ने अपनी बात को आगे बढ़ाना शुरू किया। हिमांशु जी, मेरे पति का व्यवहार मेरी शादी के 2 महीनों तक तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बदलने लगा और मैं उनके अंदर अचानक आए इस बदलाव का कारण बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं जान पाई। दरअसल मेरी सासू माँ मेरी इनसे शादी होने के 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी, तो घर में सिर्फ यह और इनके पापा जी ही थे। शुरू शुरू में इनके पापा जी का बर्ताव मेरे प्रति बिल्कुल एक पिता पुत्री जैसा ही था, लेकिन फिर इनके बदलने के साथ ही पापा जी भी बदल गए और फिर एक दिन वो हुआ जिसका अंदाज़ा तो मैं सपने में भी नहीं लगा सकती थी। उस दिन भी बिल्कुल ऐसी ही बारिश हो रही थी जैसी कि आज हो रही है और मैं डिनर बनाने के बाद अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरे पति अभ्युदय उस दिन ऑफिस से कुछ देर से आने वाले थे, तो बस मैं उनका इंतज़ार करते हुए बिस्तर पर पेट के बल लेटकर एक किताब पढ़ने लगी थी। मेरा पूरा ध्यान उस किताब में ही था। शायद इसी वजह से मुझे अपने रूम में किसी के आने पर उसके कदमों की आहट भी सुनाई ना दी और फिर खुशी का गला बोलते बोलते एकदम से सूख गया था, जिसका एहसास होते ही हिमांशु अंदर किचन से दौड़कर एक गिलास पानी ले आया और उसने पानी का वो गिलास खुशी की ओर बढ़ा दिया। इस बार भी खुशी ने एक ही सांस में पानी का पूरा गिलास खाली कर दिया और एक बार दोबारा वो अपनी आप बीती सुनाने लगी। मैं कुछ भी सोच या समझ पाती उससे पहले ही मुझे किसी ने पीछे से दबोच लिया। वो पकड़ इतनी सख्त थी कि मैं पागलों की तरह छटपटाने लगी। मैं चीखना चाहती थी, मगर उस शख्स ने अपने हाथों से मेरा मुंह दबा रखा था, तो मेरी चीख भी मेरे ही अंदर घुटकर रह गई। मेरी आंखों के दोनों कोनों से आंसू बह रहे थे। वो इंसान अब अपनी जीभ से मेरी गर्दन चाट रहा था, जिससे मेरे पूरे शरीर में एक घृणा की लहर दौड़ गई थी। फिर मैंने ईश्वर को याद कर और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे की तरफ जोर से धक्का दिया। मेरे इस प्रहार के लिए शायद वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था
और इस धक्के से वो छिटक कर दूर दीवार से लगकर गिरा। मैं वहाँ से भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी तो उस शख्स को देखकर मानो कि मेरे पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। वो कोई और नहीं, मेरे पति अभ्युदय के पापा जी थे। उन्हें देखकर मेरे पैर वहीं जड़ हो गए और इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कह पाती, हिमांशु जी, मेरी आंखों के सामने अभ्युदय खड़ा था। देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो ये सब कुछ पहले से जानता है। फिर भी मैं दौड़कर उसके गले से जा लगी। अभ्युदय, अभ्युदय पापा जी ने मेरे साथ। मैं बस रोती ही जा रही थी। मैं इसके आगे कुछ और कह पाती उससे पहले ही अभ्युदय के पापा जी चीख पड़े, अरे क्या मेरे साथ, मेरे साथ? हाँ, अरे ये मैं कोई अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरे पति के लिए कर रहा हूँ। धत साली, सारा मूड खराब कर दिया। ये कहते हुए वो मेरे कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन वो रात अपने साथ मेरा सुकून, चैन, मेरा सुख, मेरी खुशी सब कुछ अपने साथ ले गई। सब कुछ कहते कहते बिफर पड़ी खुशी। हिमांशु से संभालना चाहता था, लेकिन वो अपनी मर्यादा में बंधे होने के कारण चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा और बस इतना ही बोल सका कि प्लीज़ खुशी जी, संभालिए अपने आप को। खुशी ने अपने दोनों हाथों से अपने गालों पर बेतरतीब बिखरे हुए मोतियों को पोंछ लिया और वो एक बार फिर हिमांशु की तरफ देखते हुए उसे अपनी ज़िंदगी की किताब के दुख भरे पन्नों से रूबरू कराने लगी। उस रात मुझे वो सच पता चला जिसने मेरी पूरी की पूरी अरमानों की बगिया उजाड़ कर रख दी। मेरा पति अभ्युदय एक नपुंसक है और वो चाहते हुए भी कभी मुझे संतान सुख नहीं दे सकता है। और ये सच अभ्युदय के माता पिता सभी शादी से पहले से ही जानते थे और बल्कि उन लोगों ने तो अभ्युदय की शादी भी इसी सोच के साथ करवाई थी कि उसका ये सच कभी भी इस दुनिया, इस समाज के सामने नहीं खुलना चाहिए। और बाद में मुझे ये भी पता चला कि अभ्युदय की माँ भी इसी सदमे से इस दुनिया से चली गई थी। यहाँ तक तो फिर भी एक बार को मैं अपने आप को संभाल सकती थी, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि वो बाप बेटे अब मुझसे ये चाहते हैं कि मैं अभ्युदय के पापा के साथ, ये कहते कहते एक बार फिर से खुशी फूट फूट कर रो पड़ी। इस बार हिमांशु चाह कर भी खुद को अपनी जगह से उठने से रोक नहीं पाया और वो झटके से उठकर खुशी के बिल्कुल नज़दीक जाकर खड़ा हो गया और फिर वो अपने दोनों हाथों से खुशी के बहते हुए आंसुओं को पोंछने लगा। खुशी ने अपना चेहरा हिमांशु के हाथों से ढक लिया और फिर वो बहुत देर तक सिसकियाँ लेकर रोती रही। सॉरी, खुशी ने खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, जिस पर इट्स ओके बोलता हुआ हिमांशु एक बार फिर से खुशी से दूर हटकर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अभी 2 महीने पहले ही अभ्युदय के पापा जी का देहांत हो गया, जिसके बाद हम दोनों वो घर छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन उन काले सांवों ने मेरा पीछा करना यहाँ भी नहीं छोड़ा, बल्कि अब तो वो और भी विकराल रूप धारण कर चुके हैं। अभ्युदय की समाज के सामने खुद को मर्द साबित करने और अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए एक बारिश की ललक में उसे पूरी तरह से पागल बना दिया है। वो बात बात पर मुझसे लड़ता झगड़ता है और अब वो मुझे नीचा दिखाने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देता है। फिर चाहे वो मेरा इंडियन ड्रेसेस पहनना हो या फिर उसका मुझे ज़बरदस्ती वेस्टर्न ड्रेसेस पहनाना हो। तो अब वो तुमसे क्या चाहता है? सॉरी, मेरा मतलब आपसे, हिमांशु ने गंभीर होते हुए पूछा। वो मुझसे एक औलाद चाहते हैं, एक वारिस। फिर वो चाहे उसे किसी डेटिंग ऐप के थ्रू मिले या फिर कहीं किसी को अपनी दौलत के बल पर ही क्यों ना खरीदना पड़े। ये तो ज़रूर ही सोच रहे होंगे हिमांशु जी कि आखिर मैं उसे छोड़ क्यों नहीं देती। तो इसका जवाब भी एक लंबी कहानी में छुपा है हिमांशु जी, लेकिन आप परेशान ना हों। मैं आपको अपनी एक और कहानी सुनाकर ज़्यादा तंग नहीं करूँगी। आप बस इतना समझ लीजिए कि मैं, मेरी माँ, मेरा छोटा भाई और मेरे पिताजी, हम सब पर, हमारे पूरे परिवार पर अभ्युदय के मम्मी पापा जी के बहुत एहसान हैं। और मेरी माँ ने भी मरते समय बस मुझसे यही मांगा था कि मैं हमेशा इस परिवार की बनकर रहूं और हमेशा इनकी भलाई ही चाहूं। लेकिन मेरी माँ को शायद इस परिवार का अर्ध सत्य ही पता था, वरना वो मुझसे ऐसा वचन कभी भी ना लेती। और हिमांशु जी, अगर मैं एक बार को ये सब भूल भी जाऊं और अभ्युदय से दूर चली भी जाऊं, तो भी मुझे पता है कि वो इतना पावरफुल आदमी है कि वो मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी करके किसी भी कीमत पर अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएगा। तो हिमांशु जी, उसका और मेरा साथ तो अब मेरी आखिरी सांस के छूटने के साथ ही छूटेगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसके लिए कोशिश नहीं की,
लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे वहाँ भी धोखा ही दिया। वो कहते हैं ना कि उस ऊपर वाले ने जिसे जितनी सांसें बख्शी हैं वो तो उसे लेनी ही पड़ेंगी, फिर चाहे वो हंसकर लो या रोकर। मुझे अब जाना होगा, सुबह होने में बस कुछ ही समय बाकी है, और अगर मेरे पहुंचने से पहले अभ्युदय नींद से जाग गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कहती हुई खुशी जैसे ही अपनी जगह से उठने को हुई, हिमांशु ने उसे रोक लिया। 1 मिनट, सॉरी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आप यहाँ मेरे पास, मतलब कि हिमांशु को अपनी बात पूरी करने में बहुत संकोच हो रहा था। इसे भांपने में खुशी को 2 पल का समय भी नहीं लगा और वो हिमांशु को बीच में ही टोक कर बोल पड़ी। जी, मैं समझ गई कि आप इस समय किस उलझन में उलझे हुए हैं। यही ना कि आखिर ये सब बातें मैं यहाँ आपको बताने क्यों आई। तो इसका जवाब आपको देने के लिए मैं खुद भी बहुत बेकरार हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे जाना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर खुशी वहाँ से तेज कदमों से चलती हुई हिमांशु के फ्लैट से बाहर निकल गई और हिमांशु खुद को एक अजीब सी स्थिति में महसूस करता हुआ वहीं कुर्सी पर बैठा रह गया। एक बार को तो उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना था या हकीकत। कुछ देर बाद अपने ही सवालों जवाबों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ हिमांशु बड़ी ही मशक्क़त के बाद उसमें से निकलकर ऑफिस जाने के लिए रेडी होने चला गया। ऑफिस में भी आज उसका कुछ खास मन नहीं लगा। लगता भी कैसे, वो तो अभी भी पिछली रात के साए में ही जो डूबा हुआ था। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसके दोस्त रोहित का भी फ़ोन आया और कुछ इधर उधर की बातों के बाद रोहित ने उसे बताया कि वो वहाँ लखनऊ से कुछ दूर पर ही कानपुर में रह रही अपनी बुआ जी के घर भी जाएगा और अब वो अगले 3-4 दिन बाद ही लौटेगा, जिसकी सूचना उसने पहले से ही ऑफिस में मेल के द्वारा दे दी है। हिमांशु का आज डिनर करने का भी मन नहीं था, तो उसने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया और ख़ुद नहाने चला गया। हिमांशु नहाने के बाद अपने घर के छोटे से मंदिर में स्थापित भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर बस खड़ा ही हुआ था कि डोरबेल बज गई। उसने फटाफट से अपने हाथ जोड़े और दरवाज़ा खोलने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ा। उसे लगा कि शायद डिलीवरी बॉय उसका खाने का ऑर्डर लेकर आया होगा और इसी सोच में उसने आनन फानन में दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने खुशी को खड़ा देखकर वो शर्माता हुआ सा अंदर आ गया, क्योंकि उसने उस वक्त अपने बदन पर सिर्फ एक जिम्बेस्ट और नीचे एक सफ़ेद रंग की टॉवल लपेटी हुई थी, जिसे देखकर खुशी ने भी अपनी नज़र झुका ली। और जब हिमांशु अपने बेडरूम के अंदर चला गया तभी उसने फ्लैट के अंदर प्रवेश किया। देर बाद हिमांशु अपना लोअर और एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनकर बेडरूम से बाहर रूम में आया, जहाँ कल रात की तरह ही खुशी आज भी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। हिमांशु के ऊपर वो ब्लैक कलर की टी शर्ट बेहद खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर खुशी भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। ओह ये, थैंक यू। हिमांशु ने एक सरसरी सी निगाह अपनी टी शर्ट पर डालते हुए बोला। जी, वो अभ्युदय अपनी ऑफिस की किसी पार्टी में गए हुए हैं, तो बस मैंने सोचा कि अपना जो कल मैं अधूरा छोड़ गई थी उसे पूरा कर दूं। उसकी इस बात पर कुछ असहज सा हो गया था हिमांशु। खुशी ने फिर आगे बोलना शुरू किया। हिमांशु जी, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरे वो सारी बातें आपसे बताने का क्या आशय है। हिमांशु जी, आपको पता है कि इंसान अपना दिल किसके सामने खोल कर रखता है। फिर कुछ देर ठहरकर हिमांशु की आंखों में अपनी आंखें डालते हुए खुशी ने खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर दिया। इंसान अपना दिल सिर्फ उसी के सामने खोलता है जिससे उसे उम्मीद होती है कि वो उसके दर्द को समझेगा, उसके दर्द को बांटेगा। और आप जानते हैं कि ये उम्मीद मुझ में किसने जगाई? आपने हिमांशु जी, आपने। आपकी आंखों की शराफत ने, जिसने मुझे कभी भी उस चुभती हुई नज़र से नहीं देखा जिस तरह की मेरे बदन के हर एक हिस्से को घूरती हुई नज़रों का सामना मैं बचपन से आज तक करती आई हूँ। और मुझ में ये उम्मीद जगाई आपके उस स्नेहिल तथा भावनात्मक रिश्ते ने, जो आपने मेरी खिड़की पर रखे हुए मेरे उस पौधे से जोड़ लिया है। खुशी ने अपनी खिड़की पर रखे हुए उस पौधे की ओर देखकर इशारा करते हुए कहा। हिमांशु जी, उस दिन जब आप मेरे फ्लैट के बाहर बिना किसी भी बात की परवाह किए मेरी डोरबेल लगातार बजाए जा रहे थे, दरवाज़ा न खुलने पर आपने अपनी बेबसी के चलते खुद को जो बारिश में भीगने की सज़ा दी थी, वो काफ़ी है मेरे लिए आपकी इंसानियत और मेरे प्रति आपकी पवित्र भावना का आकलन करने के लिए। तभी डोरबेल बज उठी। इस बार शायद डिलीवरी बॉय ही था। हिमांशु ने दरवाज़ा खोला
और अपना खाने का ऑर्डर रिसीव कर लिया और उसके बाद वो फिर से एक बार खुशी के सामने आकर बैठ गया। देखिए, आपको शायद मेरी ये बात बहुत अजीब और घटिया लगेगी और जितना मैं अभी तक आपको जान पाई हूँ उसके मुताबिक तो मुझे ये भी डर है कि कहीं मेरी बात पूरी सुनने के बाद आप मुझे अपने घर से धक्के मार कर ही ना निकाल दें। प्लीज़ आप इस तरह की बातें बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। देखिए खुशी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी किसी भी बात पर जैसा कि आप सोच रही हैं वैसा रिएक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और रही बात आपकी मुझसे उम्मीद की, तो मैं इतना तो ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर मेरे बस में होगा तो मैं आपको नाउम्मीद बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जी, आपके ही बस में है हिमांशु जी, सब कुछ आपके ही बस में है। आप चाहें तो मेरी ज़िंदगी के आसमान पर छाई ये दुखों की बदली छट सकती है। मैं कुछ समझा नहीं। खुशी जी, प्लीज़ आप ज़रा खुलकर बताइए कि आखिर मैं आपकी ज़िंदगी में किस तरह से मददगार साबित हो सकता हूँ। मुझे मुझे खुशी के शब्द उसके गले में ही घुटे जा रहे थे और फिर वो चीख पड़ी, मुझे माँ बना दो हिमांशु। और उस चीख के साथ जैसे सब कुछ शांत हो गया। दिल चीर देने वाली उस खामोशी के कुछ देर बाद हिमांशु वहाँ से उठकर किचन में चला गया, जहाँ उसने 2 से 3 गिलास पानी लगातार अपने हलक से उतार लिया। उसके पैर मानो वहीं पर जम से गए हों। वो चाहकर भी वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर खुशी भी आ गई और उसने अपना आंचल हिमांशु के सामने फैला दिया। मुझे नाउम्मीद मत करो प्लीज़, प्लीज़ हिमांशु, मुझे नाउम्मीद मत करो। खुशी बेतासा रोए जा रही थी, मगर हिमांशु तो जैसे वहाँ पत्थर का बनकर खड़ा हुआ था। देखो, ये तो तुम भी जानते हो कि अब यही मेरी नीयत है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे का बाप पैसों से खरीदा हुआ हो या वो सिर्फ मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए सोए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का पिता एक नेकदिल इंसान हो, जो सिर्फ कहने के लिए इंसान ना हो हिमांशु, बल्कि जिसकी इंसानियत सचमुच में ज़िंदा हो। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मेरे बच्चे की माँ की पूरी दिल से इज्जत करता हो। ये कहते कहते खुशी ने अपने दोनों हाथ हिमांशु के सामने जोड़ लिए और फिर वो अचानक से हिमांशु के पैरों में गिर गई। पत्थर बना हिमांशु अब पिघल चुका था। उसने धीरे से अपने पैरों में बैठी हुई खुशी को बड़े स्नेह और सम्मान के साथ उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर उठाया और खुशी रोती हुई उसके सीने से लिपट गई। रात के बीत जाने के बाद अगले 1-2 महीने तक ना तो हिमांशु ने कभी खुशी से मिलने की कोशिश की और ना ही खुशी ही कभी उससे मिलने आई। फिर एक दिन खुशी ने हिमांशु को कॉल करके अपने माँ बनने की बात बताई, जिस पर हिमांशु ने खुशी से बस इतना ही कहा कि हमेशा खुश रहो। ये कहते कहते उसकी पलकें गीली हो गईं। अब ये आंसू खुशी के थे या फिर उसके खुशी से जुदा होने के एहसास के। इसे शब्दों में बयान करना तो खुद हिमांशु के बस की भी बात नहीं थी। हिमांशु के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और वो इस बीच अपनी दीदी गरिमा से भी उनके घर जाकर मिल आया था। खुशी की खिड़की पर रखा हुआ पौधा फिर से हरा भरा हो चुका था। रोहित अपने मामा जी की बेटी की शादी में बनारस जाने की तैयारी कर रहा था और सबसे बड़ी बात यह कि अब खुशी का पति उसकी खुशी की परवाह करने लगा था। खुशी के पति में अचानक आए हुए इस बदलाव को हिमांशु समेत रोहित ने भी महसूस किया था कि अब खुशी के फ्लैट से चीखने चिल्लाने या लड़ने झगड़ने की आवाज़ें नहीं आती थीं। अब तो अक्सर वह अपने पति के साथ बाहर घूमने भी जाया करती थी और वो भी हमेशा भारतीय परिधान पहनकर। रोहित बनारस गया हुआ था और जनवरी की इस ठंड भरे दिन में आज फिर बेमौसम बरसात हो रही थी कि तभी एक ओला कैब हिमांशु के फ्लैट के नीचे आकर रुकी। शायद हिमांशु कहीं जा रहा था। तभी बरसात की अंदर आती बौछारों के कारण खिड़की बंद करने आई हुई खुशी की नज़र उस कैब में सामान रखते हुए हिमांशु पर पड़ी और किसी आशंका से भरकर खुशी नंगे पाँव ही सीढ़ियों से दौड़ती हुई नीचे आई, लेकिन वो कैब अब वहाँ से जा चुकी थी। उसी पागलों की तरह सोसाइटी के गेट की तरफ भागी। कैब बस मेन गेट से बाहर निकलने ही जा रही थी कि उसमें बैठे हुए हिमांशु की नज़र अचानक ही अपनी कैब के पीछे भागती हुई खुशी पर पड़ी और उसने तुरंत ही कैब ड्राइवर से कैब रोककर साइड में लगाने के लिए कहा। हिमांशु, हिमांशु। खुशी बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी और वो बुरी तरह से हाँफ भी रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो हिमांशु, और वो भी मुझे बिना बताए? आपको मैं किस हक से बताता? आखिर हक क्या है मेरा आप पर? वैसे भी खुशी जी, मैं आप पर किसी भी तरह का कोई भी हक जताकर हमारे बीच के इस पवित्र रिश्ते को बदनामी के दलदल में धकेलना नहीं चाहता।
लेकिन आप इस तरह से और इतना सारा सामान लेकर? खुशी की बात को बीच में ही काटते हुए हिमांशु ने कहा, मैं जा रहा हूँ खुशी जी, और शायद अब कभी भी ना लौटूं। और खुशी जी, मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं मैं अपने अंश को देखकर अपनी मर्यादा न भुला बैठूं, और फिर हमारे इस पवित्र रिश्ते की पवित्रता को बरकरार रखना खुद मेरे बस में भी नहीं होगा। खुशी ने अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं को छुपाते हुए झुककर हिमांशु के पैर छुए। आप रो रहे हैं? खुशी ने हिमांशु की आंखों में झांकते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आपकी खुशहाल जिंदगी को देखकर निकले हुए मेरे खुशी के आंसू हैं। चलता हूँ, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। और हाँ, अभी जो आप बच्चों की तरह दौड़ रही थी ना, यह सब अब इस हालत में नहीं चलेगा, समझिए आप? हिमांशु ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए और अपने होठों पर हंसी लाने की नाकाम कोशिश करते हुए खुशी को हिदायत देते हुए अंदाज में कहा। और हाँ, कभी ज़रूरत पड़े तो मेरा नंबर हमेशा रोहित के पास रहेगा, ख्याल रखिएगा। कहता हुआ हिमांशु कैब में बैठ गया। कैब के जाते ही वो बेमौसम की बारिश भी थम गई। खुशी अपने फ्लैट में वापस आ चुकी थी और उसने अपनी खिड़की पर रखे हुए उस हरे भरे पौधे को बड़े ही स्नेह के साथ सहलाया और फिर खिड़की बंद कर ली।